Good afternoon, friends. Welcome you to my YouTube channel, Dr. Prakash Chandra Jha. I do think it was that after a long period, I simply just sat together with a person and just started taking interview. And earlier, this happened to be so person was standing, and I was simply just behind this screen like that. And I think the person, a personality, as I know it about that since long, nearly more than 35 years or maybe beyond that. Since then, she was actually just somewhat smart, but right now the gray hair is there. Besides that, I too become old, and besides that, retirement too is there. अब बीच बीच में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चलेगा और हो सकता है बिहारी भाषा भी चले। हाँ कता जैसी हमारा वो लाइक दैट है ना। मकसद यहाँ किसी को चोट पहुँचाना नहीं, लेकिन कुछ जो कॉमन मुद्दा तो उठाना ही होगा। पेशे से मैं भी टीचर, पेशे से ये भी टीचर। ये सीनियर हैं और मैं इनसे थोड़ा सा 10 साल जूनियर हूँ। फर्क इतना ही है। मैं आंग्ल भाषा पढ़ाता हूँ और ये हिंदी पढ़ाती हैं। हिंदी क्या और को सब कुछ पढ़ाती हैं, तो खैर उससे कुछ लेना देना नहीं। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शांति यादव, सेवानिवृत्त प्राचार्य, बिहार सरकार के अधीन +2 विद्यालय में करीब मुझे लगता है कि 28 से 30 वर्षों की सेवा देने के बाद मैं 2015 में सेवानिवृत्त हुई। और अभी मैं, चूँकि मेरी प्रकृति जो है वो मूल रूप में साहित्यिक है, इसलिए लिखना पढ़ना मेरी रुचि है। मेरी 8 पुस्तकें प्रकाशित हैं और 6-7 पुस्तकें जो है पाइपलाइन में हैं, वो आने वाली हैं। और राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न पत्रों में मेरी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं विभिन्न प्रकार की। और मैं ज़्यादा अपने बारे में क्या बताऊं। अब जो हमारे सामने बैठे हैं प्रकाश जी, वो मुझसे जो सवाल करेंगे मैं समुचित उत्तर देने का प्रयास करूंगी, मैं यही कह सकती हूँ। एक सीधा सवाल, टीचर्स आर थॉट टू बी नेशन बिल्डर अर्थात हम बच्चों को बताते हैं। लोगों को रॉ मटेरियल कुछ मिलता है, हमारे पास रॉ मटेरियल बच्चे होते हैं। लेकिन आज कहीं न कहीं हम रास्ता भटक गए। जैसे एक अगर युग निर्माण योजना के बारे में बोलते हैं भटके हुए देवता, तो भटके हुए टीचर। कुछ दिन पहले कुछ बच्चों से हमने बात की, हमने पूछा कि भाई आप इतनी गाली क्यों बकते हो, कहाँ से बकते हो, तो सीधा बोला कि ये टीचर मुझे सिखाता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या ये सही है ना, कैसे बोल दिया उसने? मुझे लगता है कि टीचर गाली सिखाते हैं, बिल्कुल सीधा सा ये उत्तर सही नहीं है। मुझे लगता है कि आज जो टीचर हैं वह हम लोगों की पीढ़ी के बाद के टीचर हैं। तो यह हमारा जो परिवर्तनशील जो माहौल है, वातावरण है, उसमें ही वे शिक्षक भी पले बढ़े हैं। तो हो सकता है कि वह उन टर्म्स के लिए यूज टू हो गए हों जो कि नहीं होना चाहिए। तो उनको भी वही वातावरण मिला है, तो वो अपने स्वभावगत कमजोरी को भी छोड़ नहीं पाए हैं, जो कि सायास छोड़ देना चाहिए शिक्षकों को, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए उनके मुंह से निकल गया हो कभी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना परिवर्तन हो जाएगा कि शिक्षक कोई गाली सिखाने लगेंगे छात्रों। सीखेंगे मतलब क्या? ऐसे मान लीजिए कि एक सीधा सा एग्जाम्पल लीजिए, मैंने अपने हेडमास्टर वकील सिंह को एफ लिखते देखा उल्टा, और मैं तब से लिख रहा हूँ, अभी कितना भी कोशिश करता हूँ सीधा होता ही नहीं। वो इसलिए कि ओ हेडमास्टर लिख रहा सही लिखता होगा, है ना। जैसे सीधा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप आर्टिकल पढ़ाते हैं तो वहाँ पे सीधा बोलता है कि वावेल अगर है तो एन लगाओ और ये कॉन्सोनेंट है तो ए लगाओ, लेकिन वहाँ उन्होंने नहीं बताया था कि वावेल साउंड होता है। तो वो तो मेरे पढ़ाने के क्रम में हमने इसको रेक्टिफाई किया। तो सीधा सा हिसाब है। अंकी जब छोटी थी तो हमने जब कुछ बताया, नहीं आपको नहीं आता है, हमारा नंदी सर जानता है, क्योंकि उसके जो प्राइमरी स्कूल के टीचर उसको हमसे ज़्यादा मानता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि जो हमने परिवार में सीखा, समाज में सीखा, जो बच्चा कुछ होता है हम स्कूल में सीखते हैं, हमें शिक्षक सिखाता है। जब वो समाज आज कैसा है या परिवार कैसा कह नहीं सकते। जैसे मेट्रो सिटीज़ वगैरह में आप देखेंगे, बिग सिटीज आर ग्रेटफुल इन ओनली प्लेसेस। भीड़ तो है, लोगों से बात नहीं करता। पड़ोसी हमारा भी, हमारे पास भी समय नहीं, उनके पास भी नहीं। एक बिल्डिंग में रहते हैं घोंसले की तरह, लेकिन घोंसले की तरह ही हो गए, है ना। किसी से किसी को सरोकार नहीं। तो ये जो कल्चर है हम एक्सप्रेशन नहीं करते हैं, तो दिक्कत क्या होती है? डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है ना। तो यहाँ पर मैं कभी कभी लोगों को बोलता हूँ कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि कबीर दास का जो लाइन है, रहीमन निजमन की व्यथा, उसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। कम से कम आप पेड़ से बात करो, पौधों से बात करो, चिड़ियों से बात करो, कुत्तों से बात करो, और आदमी पसंद नहीं है आपको।
इस तरह डिप्रेशन जाएगा। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है। अब यहाँ पे जब आती है बात बिहार की, तो बिहार से हमने भी पढ़ाई की, बिहार से आपने भी पढ़ाई की। बिहार की मिट्टी में आपने पढ़ाई किया, वहीं के स्कूल में आपने शिक्षा दी, लेकिन हमारा कुछ दिन हमने बिहार में पढ़ाया ज़रूर, कॉलेजेस में 50 रुपये में 3 कॉलेज में, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में, फिर अरुणाचल गया तो अरुणाचल का ही हो गया। तो बिहार के बारे में से जाओ बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं। एक हमारा फॉलोअर है, वो बार बार मुझे लिखता है सर बिहार की बदहाली के बारे में लिखिए। तो हमारा हिसाब है बिहार के बारे में क्यों, पूरे हिंदुस्तान के विषय में क्यों नहीं, पूरे दुनिया के बारे में क्यों? अगर पूरा दुनिया होगा तो बिहार अपने आप आ जाएगा। क्या बोलोगे इसके विषय में? ये मुझे लगता है कि जो बिहार के रहने वाले हैं उनके मन में ये बात घर कर गई है कि शायद सबसे ज़्यादा बदहाल हमारा ही प्रदेश है। ठीक। तो जो सही नहीं है, क्योंकि आप यह भी देखेंगे कि बदहाली तो सब जगह है, अपनी अपनी बदहालियाँ हैं, मतलब अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर अलग अलग समस्याएं हैं। और बदहाली हम किसको बोलेंगे, मतलब उसके तो कई पहलू हो सकते हैं। तो कुछ पहलू को बताइए। कुछ जैसे कि मान लीजिए आर्थिक पहलू हमको लोगों को सबको टच करता है, एक शिक्षा का पहलू हम लेंगे, 2 चीज़ें जो हैं, तीसरी है स्वास्थ्य। तो इन 3 चीज़ों को अगर हम लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें उसमें समाहित हो जाती हैं। तो बिहार वासियों को सबसे पहले मुझे लगता है कि यह जानने की ज़रूरत है कि आप वास्तव में कहाँ हैं। जैसे कि देश की प्रगति कितनी हुई, देश का विकास क्या है, उसका पैमाना, और उसमें आप किस पायदान पर हैं, ये जानने की ज़रूरत है। तो बिहार की बदहाली को अगर हम देखते हैं तो आप सीधे सीधे हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार भारत में सबसे गरीब प्रदेश है, ये भी नहीं कह सकते हैं। शैक्षणिक माहौल वहाँ बिल्कुल नहीं है, यह भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि बिहार के बच्चे आज भी बहुत अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, और ये जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें बिहारी छात्र बहुत ज़्यादा संख्या में सफल हो रहे हैं। तो भले अब ये कह सकते हैं कि उनका बेसिक एजुकेशन जो है बिहार में हुआ, बाद में उन्होंने बाहर आकर के पढ़ाई की, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि बिहार को ये कहा जा सके कि ये बहुत पिछड़ा हुआ है शिक्षा के हिसाब से या अर्थ के हिसाब से। क्योंकि अभी अभी मैंने देखा था, कुछ वीडियोस वगैरह देखे सोशल मीडिया पर, तो अमेरिका वाशिंगटन का कुछ वीडियो देखा, तो उसमें दिखा रहा था कि जो कितने लोग हैं जो फुटपाथ पर जीवन बसर कर रहे हैं, टेंट में जीवन जी रहे हैं, भीख मांगने पर मजबूर हैं। तो मुझे लगा अरे ये वाशिंगटन, जिसको हम लोग मानते हैं कि अमेरिका तो इतना सबसे सुख समृद्धिशाली देश है, प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, उस देश में भी लोग भीख मांगने को मजबूर हैं और फुटपाथ पर टेंट बना करके रह रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम कहेंगे कि बिहारी हमारा सबसे ज़्यादा बदहाल है, तो मुझे सही नहीं लगता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम कहेंगे तो ये ज़रूर है कि मुझे लगता है कि परेशानियां हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वहाँ परेशानी है। और मुझे लगता है कि जो हर तरफ एक पूंजीवाद का जो प्रकोप कहेंगे वो जो है, प्राइवेट अस्पताल बहुत खुले हुए हैं और सरकारी अस्पतालों में सुव्यवस्था का अभाव बहुत है, ये बात है। लेकिन इसके पहले जितना था उसमें थोड़ा सुधार मुझे लगता है कि सरकारी अस्पतालों में अब हुआ है। क्योंकि मैं मधेपुरा जिला मुख्यालय में जो मेडिकल कॉलेज है और जो सदर अस्पताल है उसमें मैं रोगी कल्याण समिति की सदस्य भी हूँ, तो उस नाते से मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ जानने का अवसर मिलता है। तो मैं ये महसूस कर रही हूँ कि पहले की तुलना में कुछ सुधार हो गया है। जैसे अब दवाइयाँ वहाँ मिलती हैं, अब डॉक्टर वहाँ देखते हैं, ये सारी बातें सरकारी अस्पतालों की बात मैं कर रही हूँ। हालांकि उतनी तेजी से प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी खुले हैं, ये भी बात है, जिसमें लूट खसोट आम बात है, लेकिन बहुत हद तक सुधार हुआ है। तो बदहाली तो है, मतलब हमारे संतोषजनक मतलब ये हो कि स्थितियां हमारे संतोष के लायक हों, वह होने में तो समय लगेगा, लेकिन सुधार हो रहा है, इतना तो कहा जा सकता है। और सबसे बदहाल बिहार नहीं है, ये भी मैं कहूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा बताऊँ कि चूँकि हम लोग टीचर हैं, उससे बोलते हुए ज़्यादा ये करेंगे। मुझे अपनी घटना याद आ रही है, हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है, होने के बाद मैं टीचर्स को देखा आंसर स्क्रिप्ट में बच्चों के नाम लिख रहे हैं। हमने कहा क्यों लिख रहे हो आप इसको?
तो सर इसे नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? ये 5 में नहीं आता है, मतलब 5 में पढ़ता है या पढ़ती है। तो 5 में तो एक साथ नहीं चला गया, 1 से तो 5 साल आपने किया एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। तो आप कहीं ना कहीं आप उन बच्चों का मर्डर कर रहे हो, ठीक। आप सरकारी स्कूल में काम करती हो, सरकारी स्कूल से सैलरी लेती हो, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हो, लेकिन जिस गार्जियन ने भरोसा करके आपको दिया तो उन बच्चों के साथ क्या आप जस्टिफाई कर रहे हो? ये मैं आम बात कर रहा हूँ। आज जो है एक मिनट, हाँ। जैसे मैं देखता हूँ कि ये सड़क में सफाई भाई करनी चाहिए तो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं तो लोग हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? हम कंसस नहीं। दूसरी बात, वैसे गार्जियन जिनको दिन भर रोटी का चक्कर होता है तो वो तो स्कूल नहीं जाएगा। तीसरी बात, अभी तो आप कोई भी आदमी अगर इस तरह की सिचुएशन है तो उसको वीडियो बना करके या उसको कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तो पब्लिक को ही बोलूँगा रिस्पॉन्सिबल, बच्चा आपका है, आप नहीं ध्यान दोगे तो टीचर कितना देगा? तो क्या टीचर का कोई जिम्मेवारी नहीं होता है? नहीं, यहाँ पे मेरा कहना ये है हाँ, कि जिम्मेवारी दोनों की है, ठीक। गार्जियंस की भी है, टीचर्स की भी है। उसमें देखिए कि मैं ये कह रही हूँ कि पब्लिक वर्सेस टीचर्स या गार्जियन वर्सेस टीचर्स को अगर आप ले लीजिए तो मेरा बहुत नज़दीक का अनुभव है बिहार का, कि स्कूलों में कहा जाता था, मिड डे मील्स के लिए जब भी तैयार होते थे लोग और बच्चों को खाना दिया जाता था, तो उसमें हुआ कि बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ लोग चावल ले जा रहे हैं तो कुछ लोग दाल ले जा रहे हैं। तो ये आया कि स्कूल में हेडमास्टर से लेके बाकी अन्य लोग जो प्रभार में रहते हैं वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं। यह जब संज्ञान में आया तो सरकार ने यह निर्णय लिया कि चलिए इसमें पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं, जिससे देखभाल उसकी ठीक तरह से हो पाएगी। तो उन्होंने समितियां बना दी स्कूलों पर नियंत्रण रखने के लिए, उसमें सचिव बना दिया और कुछ बना दिया, कमेटी बना दी। लेकिन बाद में पता चल रहा है कि अब सचिव मिल गए स्कूल प्रशासन के साथ और दोनों मिल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जब हमारी नैतिकता अगर इस स्तर की हो जाएगी तो जिनको चौकीदार बनाया गया वही चोर हो गया, तो उसमें अब शिक्षक रहें या आम जनता रहे या कमेटी के सदस्य रहें या नियंत्रण करने वाले पदाधिकारी रहें, ये तो हमारे यहाँ है। और ये मतलब भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जो है यह न सिर्फ बिहार में बल्कि हमारा तो ये राष्ट्रीय मुद्दा है, हर क्षेत्र में है। तो उससे शिक्षा जगत वंचित है, ये मैं नहीं कह सकती। अब चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता था किसी आदमी से सुना कि एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 80,000 विद्यार्थी बिहार से दिल्ली में पढ़ते हैं। उनके गार्जियन का यही कहना था कि मुझे पैसा बिहार में खर्चा करना पड़ता है, यहाँ भी खर्चा करना पड़ता है। तो दिल्ली में अगर खर्चा करते हैं सार्थक होता है, लेकिन यहाँ पे सार्थक नहीं होता है। पढ़ात में भी बिहार से शुद्ध शाकाहारी हिंदी मीडियम 1000% स्कूल्स, ठीक है ना। बट आई कैन चैलेंज एनीबॉडी बिलोंगिंग टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। मैं लिखता वही लोगों का ट्रांसलेशन भी करता, लेकिन हमारा मुद्दा वो नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन देयर इज ए क्वेश्चन मार्क फॉर द बिहारीज, है ना। मैं पूछता भी लूँ आखिर कारण क्या है। जैसे देख 2 एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ। एक हमारा मित्र इंग्लिश का PGT और उसकी पत्नी इकोनॉमिक्स का PGT, दोनों केंद्रीय विद्यालय में। कनॉट प्लेस में होटल लिया, लेने के बाद जब तक गया का नाम नहीं बताया था तब तो रूम दे दिया, लेकिन जैसे गया लिखा बोला रूम खाली नहीं है। फिर भी बताया उसने कि एक काम बताओ कि कारण क्या है, हम तो फैमिली वाले हैं। तब ले जाकर के अंदर रूम में दिखाया, बोला कि तुम्हारे जाने के पहले को बिहार की फैमिली यहाँ रहे थे, है ना। और उसके बाद देखो टीवी का पार्ट्स का सब गाय, है ना। तो ना द क्वेश्चन हियर इज देयर इज ब्लैक शीप इन एवरी सोसाइटी। केवल यही लोग क्यों बदनाम थे? क्या दूसरे लोग गलत नहीं करते हैं क्या? हाँ, इतना जरूर है, पहले था एक कहावत, जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। अभी सिचुएशन बदल गया है, जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए बिहारी। तो यह 2 बातें होती हैं। अगर हम कहीं छोड़ते हैं तो बाहर में कुछ न कुछ सीखते हैं। एक गरीब का बच्चा भी मैं यहाँ भी देखता हूँ, वो बेचारा मैकेनिक है, बेटा उसका IT इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। तो एक लड़की क्लास 9 में पढ़ती है, उससे नियर उसका फादर साइकिल का काम करता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं टॉप बिजनेसमैन बनूंगी। और उसके बाद वो बेगूसराय से अच्छी इंग्लिश बोल लेती है। Now the question here is the situation particularly actually undergoes a change when a person actually changes the places, living places. There they see, they watch and observe, and they have got some dream, है ना। अब सीधा सा सवाल, एक गांव में एक लड़की को देखा MA पास है लेकिन कुछ नहीं कर रहा, बैठा बैठे समय बीत गई, स्कोप नहीं, है ना। लेकिन शहर में कुछ न कुछ तो कर लेता है। अच्छा, एक बात ये और है। दूसरी बात, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, सैलरी में तो कोई कमी नहीं है, लोगों को सैलरी अच्छी मिलता है, पहले नहीं मिलता था। इतना जरूर मिलता है कि अच्छे से रह सकता है, लेकिन हाई तोबा, ट्यूशन तो चलेगा ही। मैंने पैरेलल स्कूल देखा है, ट्यूशन स्कूल बंद, ट्यूशन सेंटर घर घर में पैरेलल, है ना। ये किसी की सुनी सुनाई बात नहीं, पैरेलल। इज इट जस्टिफाइड ऑन द पार्ट ऑफ द मोरालिटी ऑफ द टीचर?
नहीं, लेकिन आप जो बात कर रहे हाँ हैं हाँ। वो केवल बिहार के संदर्भ में नहीं, मैं तो आपका बिहार की जुड़ाव बात नहीं है। कर रहा हूँ, मैं हाँ। मैंने जहाँ मैं देखा जगह का नाम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं। ये सच है। कोई नहीं, हाँ, ठीक है, हाँ, मैं भी ये कह रही हूँ हाँ, कि मैं भी स्कूल में मतलब थी, हम्म, प्रिंसिपल के रूप में काम कर रही थी, हम्म, और यह कटु अनुभव मुझे भी हुआ कि हम्म। पैरेलल कोचिंग इंस्टीट्यूट चल पैरेलल रहे हैं। स्कूल, कोचिंग तो छोड़ दीजिए, है नहीं, ना? कोचिंग को ही वो हाँ, लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट को स्कूल ही भी बोल देते हैं। हाँ, स्कूल भी चल रहे हैं, हम्म, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चल रहे हैं, ट्यूशन भी चल रहे हम्म, हैं, और वह उसी समय के अनुसार है, हम्म, समय सारणी उसकी वही है जो कि स्कूल की है। नाम लिखा हुआ है बच्चे का स्कूल में, पढ़ रहे हैं बच्चे वहाँ उन संस्थानों में। तो एक मुझे व्यक्तिगत वाकया याद है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का या स्कूल कह लें उसको, उसके उद्घाटन के लिए मुझे बुलाने के लिए आए कि आप चीफ गेस्ट के लिए चलिए। तो मैंने कहा कि एक शर्त पर। तो क्या, वो प्रोफेसर थे जो रिटायर हो गए, वो खोल रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने उनसे कहा कि एक शर्त रहेगी, अगर आप मानने के लिए तैयार हैं तो मैं आपका आमंत्रण स्वीकार करूंगी, वरना मेरी सहमति नहीं होगी। तो क्या? तो बोले क्या कि जो मैंने कहा कि आपको ये करना होगा कि आप अपने इंस्टीट्यूट का समय स्कूल के समय, कोई भी जो स्कूल है उससे बिल्कुल अलग रखें। सुबह में रखें, शाम में रखें, रात में रखें। आप ये नहीं रख सकते हैं जैसे 9 से 5, 10 से 4 ये जो चल रहे थे स्कूल, वैसा नहीं। उन्होंने फिर उसको छोड़ दिया, मुझे ड्रॉप किया। तो यह तो बात है कि ये व्यक्तिगत हित और स्वार्थ जो भी कहें, पैसे कमाने की जो चाहत है लोगों में, उसके चलते लोगों को केवल अपना हित देखना है, समाज का हित नहीं देखना है। तो ये बातें हैं। और जहाँ तक आपने होटल वाली बात सुनाई, मैं उस पर कहना चाहूँगी कि बिहारी को मीडिया के द्वारा कुछ ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो बदनाम किए गए हैं। मैं एक बता रही हूँ बिल्कुल कि वह ऐसा नहीं है। अब गुंडे हर स्टेट में होते हैं, कहाँ गुंडे नहीं होते हैं, बदमाश कहाँ नहीं होते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे ना कि कोई एक खास प्रदेश इसके लिए दोषी है, या वहाँ पर सारे लोग बदमाश हैं, गुंडे हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, ये तो कोई है ही नहीं। ये डाटा नहीं मिलेगा आपको अगर खोजने पर। लेकिन लोग इस तरह की धारणा बना चुके हैं। उसका भी कारण है। धारणा क्यों बनी है? बहुत पहले हमारे यहाँ से और अब तक भी अपने यहाँ की श्रम शक्ति, यानी बिहार की जो श्रम शक्ति है, उसको बटोर करके सरकारों ने जो अपना काम नहीं किया ठीक ढंग से, जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, उसके चलते हमारे बेरोजगार जो है, मजदूर किसान जो, उनको बटोर करके उस श्रम शक्ति का इस्तेमाल कौन कर रहा है? पंजाब कर रहा है, दिल्ली कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान कर रहा है। तो वे यह कारण है कि उन लोगों के दिमाग में बात आती है कि वहाँ बिहार के लोग तो केवल श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, वो इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं, उनका IQ कम होता है, वे केवल बस उसी लायक हैं। तो यह जो चीज़ें हैं, मुझे याद है कि हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, वो 20 साल तो हो ही गया उनको, लेकिन जब वो आए थे सत्ता में, तो उन्होंने कहा था सत्ता में आने के पहले कि आप मुझे मौका दीजिए, 90 दिनों के अंदर, 3 महीने के अंदर यह जो श्रम का पलायन है मैं वो रोक दूंगा। लेकिन बहुत अफसोस है कि इस मुद्दे पर 20 वर्ष में भी पलायन नहीं रुका, बल्कि स्पेशल गाड़ियां खुल गई हैं कि बिहार से बाहर लोग जा सकें, सहूलियत से दूसरे प्रदेश में जा सकें और कमा सकें। आपने कोरोना काल को देखा होगा कि उस समय में कितने बिहार के लोग बाहर थे जो लौटे। उनके लौटने की अगर चर्चा करो तो महाकाव्य बन जाएगा, महागाथा है वो। तो यह इसका मतलब ये है कि परसेप्शन ऐसा बनाया गया है कि बिहार के लोग ऐसे होते हैं, जबकि पैरेलल बिहार की इतनी बड़ी आबादी है, उसमें मजदूर भी होंगे, किसान भी होंगे, सब जगह सब लोग हैं, IAS भी होंगे, IPS भी होंगे, और हैं, पदाधिकारी भी होंगे, और हैं, होंगे नहीं वो हैं। लेकिन इसके बावजूद बिहारियों को अगर इस हेय दृष्टि से लोग देख रहे हैं तो यह उनकी गलती है। उनको यह स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो उनको डेटा निकाल के देखना चाहिए कि बिहार के कितने लोग पदाधिकारी हैं, कितने लोग IAS IPS हैं, कितने और अन्य बड़े पदों पर हैं, कितने लोग विभिन्न क्षेत्रों में अन्य कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं, कितने लोग विदेशों में हैं अभी बिहार के, और वहाँ जाकर के बड़ी अच्छी कमाई कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे पद संभाल रहे हैं। तो यह दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। अब यहाँ पे मैं इस मुद्दे पे आता हूँ।
जैसे हम स्कूल में एक चपरासी को रखते हैं हाँ, तो कम से कम 8 पास मांगते हैं। 8 पास। उसका रीज़न है कि बेचारा फाइल वगैरह ले जाता है तो कम पढ़ने तो आना चाहिए, कहाँ किसको ले जाना अब तो है। 10वीं कर दिया जो भी गया हो, है। पहले 8 मैं 8 ही रखता हूँ। लेकिन जिसके कंधे पे देश का भार दिया जाता है, आई मीन टू से हाँ, लीडर्स, हाँ। नेता, उसकी पढ़ाई कुछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, चाहे संविधान में क्या लिखा मालूम नहीं, उस समय जमाने की बात अलग थी, आज का रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। मैं कभी एक दिन देखा था न्यूज़ में, एक एजुकेशन मिनिस्टर है ना, वो देख करके भी नहीं पढ़ पा रहा है ना, मैं पढ़ा देखा था न्यूज़ में। तो क्या वैसे लीडर्स चाहिए क्या हमारे देश में? नहीं चाहिए। उसका भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका भी रिटायरमेंट होनी चाहिए। काम नहीं करते हो तो वापस भैया वापस आ जाओ, है ना, हमारा व्यक्तिगत सोच है। दूसरी बात, जब आप देते हो तो ठोक बजा करके देखो उनको जो पैसा मिलता है आपके एरिया में कितना खर्चा किया, आपके भलाई के लिए कितना कर रहा है, नहीं कर रहा है। दूसरी बात, जैसे मान के चलिए सीधा सा हिसाब है, मैंने उस दिन भी बताया कि हमारा एक सपना है, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि लोग हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता आपको ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फूलता हिंदुस्तान। ये हमारा सपना है ना। ये 5 सेंटेंस मैंने पूरे हिंदुस्तान को लपटने की कोशिश की, सक्सेसफुल हुआ या नहीं कह सकते। दूसरी बात, हमारा नथिंग पॉलिटिकल, इट इज एथिकल। जब आपको, जैसे मान लिया आप सरकारी नौकर हैं, आपको सैलरी मिलती है, कम से कम उतना तो करो ताकि सैलरी जो लेते हो उसका भरपाई हो जाए। जिन बच्चों को लोगों ने दिया, सबके पास इतनी पैसे नहीं को ट्यूशन पढ़ेगा, उसको तो देखभाल करो, है ना। आज मैं बच्चों से पूछता हूँ, टीचर्स के नाम जानते हो? नहीं जानते हैं। प्रिंसिपल का नाम जानते नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोग के टाइम में टीचर्स का भी नाम जानते थे, सबको जानते थे। वहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट हुआ करता था, अभी प्रोफेशनल अटैचमेंट हुआ। आए ब्लैक बोर्ड पे कर दिया, समझ में आया नहीं आया करके चल दिया, है ना। तब यहाँ पे सीधा सा हिसाब है, सिचुएशन को बदलनी पड़ेगी। अब बदलेगा कोई नहीं, कोई इंग्लैंड और अमेरिका से नहीं आएगा, वो तो करना होगा यहाँ यहीं से। और मैं ओपनली बोलता हूँ, है ना, अभी भी बोल रहा हूँ कि जब तक लोगों को रोटी और नमक मिलता रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। जिस दिन ये मिलना बंद होगा तो या तो लोग सुसाइड करेंगे या उसको मारेंगे जो उसका छीन ले रखा है ना। आपने ज़मीन सीलिंग की बात की तो आपको हाउस सीलिंग की भी बात करनी पड़ेगी, है ना। आप देखो ना, कोई किसी लोगों के दिन भर पूरी ज़िंदगी बीत जाता है तो घर नहीं मिलता है ना, उसके तरफ भी तो ध्यान दो। आपने कहा अमेरिका में फुटपाथ पे, आप अभी सुबह निकलिए मेट्रो के नीचे में, आप देखिएगा यहाँ से वहाँ तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोए रहते हैं, वो नोमेड्स हैं। उनका मतलब कहाँ दिन भर कहाँ रहते हैं, नहीं रहते, रात में वही सोते हैं। एक जगह नांगलो है, नांगलो में गए, यहाँ से वहाँ तक देखा, यह भी दिल्ली है। दूसरी बात, मैं उत्तम नगर से बोल रहा हूँ, उत्तम नगर से गंदा नगर, गंदा नगर में एक साफ नगर, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर, है ना। आप कुछ नहीं कर सकते, वीडियो क्रांति करो, जहाँ भी कूड़ा दिखता है उसको वीडियो बनाओ, उसको अपलोड करो। काम करता है, मैं करके देख रहा हूँ। जिस पार्क से मैं जुड़ा हुआ, रोज़ विरोध करता है लोग, फिर भी फायदा तो हो रहा है ना। उसके बाद चलते फिरते जो भी है, जिससे हमारा एक सोच है, अब रिटायर हो गए तो सर्विस से रिटायर हुए ना, ज़िंदगी से रिटायर नहीं हुए। अब जहाँ जा रहे, जैसे पार्क में ही मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, अब फौजी हो इलेक्ट्रॉनिक सिखाओ, अब बिजनेस में कुछ बिजनेस सिखाओ, जो उसको जो आता है सिखाओ ना, इसके लिए कहीं कुछ। दूसरी बात ये भी है, पैसे कहाँ से आएंगे, मैं उन लोगों को भी बोलता हूँ, उन बच्चों को भी जो जिसका एज खत्म हो गया, आप इलेक्शन लड़ो, पैसा में आ जाएगा। कैसे? ज़्यादा दिन अपने गली मोहल्ला में 1 रुपया मांगो, दे देगा। मेरा अनुभव है, जब मैंने ये कारगिल वार के टाइम में 10,400 इकट्ठा करके दिया था, तो ये हो सकता है 1-1 रुपया, है ना। तो ये हो सकता है। आपको बोलने आता है, आपने संविधान पढ़ा है, उनसे तो बेटर हो जो वहाँ पे झूठ मूठ का खड़ा हो, है ना। खाली दिन भर इधर का इसका गाली, उसको गाली। वैसा हिंदुस्तान हम लोगों ने नहीं देखा था, सपना भी नहीं देखा। क्या शास्त्री पैदा नहीं हो सकता, है ना? क्या APJ अब्दुल कलाम आज़ाद पैदा नहीं हो सकता क्या, है ना। तो सीधा सा हिसाब है। अच्छे एग्जाम्पल कल मैं पढ़ रहा था इसका, सरोजिनी नायडू का कहीं पढ़ रहा था, और एक और है बालगंगा, सॉरी सम राय हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे लोग पढ़े हुए हैं, उस तरह का छवि तो एक भी नहीं दिखता है। तब यहाँ पे सवाल उठता है, लोग बोलता है नहीं, ज़िंदगी जीना है तो ऐसे ही जीना है। एक छोटी सी मीटिंग की बात कर रहा हूँ, MP साहिबा आई थी, मैं भी वहाँ बैठा था। वैसे लोगों को देखा जो वहाँ घूमते सारे के सारे छोटे भैया नेता, है ना। और उसके बाद जो कोई नहीं काम करता, वहाँ आके खड़ा होकर एकदम हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। अब यहाँ पे सवाल होता है, खाली बोलने से काम नहीं होगा ना, आपको तो करके दिखाना ही पड़ेगा ना। देश के प्रति आपको, जैसे कि अब्राहम लिंकन का लाइन मुझे याद आता है, व्हाट योर कंट्री गिव्स यू दैट डजंट मैटर, व्हाट यू गिव टू योर कंट्री दैट मैटर्स। आप बाराक ओबामा को आप देख ही रही हैं, वो प्रेसिडेंट होने के बाद हॉस्पिटल में काम कर रहा है। क्या हमारे देश के लोग करेंगे? कर सकते नहीं करेंगे, है ना, नहीं करेंगे। सिचुएशन एकदम बिल्कुल बदल गया। तो अब यहाँ पे पहले जो कल्चर था, जो जातिवाद था, आज भी किसी न किसी तरह से लोग उससे ग्रसित हैं। कोई दिक्कत नहीं हमारे से, आपसे भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं हम उसमें उलझे हुए हैं। तो उससे निकलो भाई, है ना, उससे निकलो। आज भी मैं डार्विन के ऊपर पढ़ रहा था, कहाँ उस सब जातिवाद कुछ नहीं होता, हमने अपने हिसाब से बना रखा है ना। इस विषय में क्या बोलेंगे?
नहीं, मेरा तो ये कहना है सही में कि जहाँ तक नेताओं की बात उसका भी आती रिटायरमेंट है होनी चाहिए। कि सबसे अव्वल हम्म, कि राजनीति को हम्म, क्या समझा गया है। हम्म, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और उसके आधार पर कहते हैं कि हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है और हर किसी को संविधान में यह राजनीतिक अधिकार मिला है और वो चुनाव लड़के वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन नेता किस लिए बनते हैं? वह बनते हैं नीति निर्धारण करने के लिए और उसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका। तो अगर नीति निर्धारण करना है तो जिस विषय में करना है उसके एक्सपर्ट को वहाँ बैठना चाहिए नीति निर्धारण में। लेकिन हम लोगों ने उसके बदले क्या कर दिया है कि हम लोगों ने बिना पढ़े लिखे, बिना तकनीकी जानकार, बिना उस विषय का एक्सपर्ट बने, यानी आप जो कह रहे थे कि शिक्षित नहीं होते भी, विशेष शिक्षा की तो बात ही नहीं है। विजन ही नहीं है, विजन होगा तब तो कुछ करेगा। अब क्या है कि आपने कहा कि शिक्षा मंत्री वो पढ़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। हमारे यहाँ चूंकि संवैधानिक ये है प्रावधान है तो लोग बन जाते हैं। लेकिन यह एक लंबी बड़ी बहस है कि जो डेमोक्रेसी में हम इसको कैसे ला सकते हैं। लोगों का ये कहना है, जो इसके विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना कि आप हर भारतीय को जब तक शिक्षित नहीं कर लेते हैं तो ये शर्त आप लगा नहीं सकते हैं। तो ये शर्तें अपनी जगह, लेकिन व्यावहारिक तौर पर तो ये लगता ही है कि वास्तव में जब नीति निर्धारण करने वाले लोग ही बहुत अच्छी तरह उसके उस विषय के जानकार नहीं होंगे तो वह नीति निर्धारण कैसे करेंगे, और यदि करते हैं तो वह कितना अच्छा होगा, वह कितना बेहतरीन हो सकता है और कैसे उसको लागू किया जा सकता है। तो अब ये है कि हमारे देश में चूंकि प्रावधान है ऐसा, तो हम लोग बोल भी देंगे तो केवल ये व्यक्तिगत राय बन करके रह जाएगी, ये इससे कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, बस व्यक्तिगत राय बन जाएगी कि ऐसे करना। बाकी रिटायरमेंट की जो बात है तो ये सही है कि चूंकि राजनेता ही हमारे नीति निर्धारण कर्ता बन के बैठे हुए हैं, पॉलिसीज वही बनाते हैं, इसलिए क्या है कि हर क्षेत्र में रिटायरमेंट की उम्र तय है, लेकिन राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं है। हाँ। तो यह इसलिए है कि जो जैसे हमारे समाज में देखिए आज महिलाओं की क्या स्थिति है, मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। हाँ। कि महिलाओं की जो स्थिति है वो घर में निर्णायक नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? तो उनको जो अधिकार नहीं दिए गए हैं या उनका जो शोषण, उनकी जो प्रताड़ना हुई है सदियों से, अभी से नहीं, वह इस कारण कि हमारा समाज जो है पुरुष वर्चस्ववादी रहा है और नीति निर्धारण कर्ता परिवार के समाज के वे ही रहे हैं, पुरुष रहे हैं। तो इस कारण महिलाओं के हितों की उपेक्षा की गई, जानबूझ करके भी अनजाने में भी। जानबूझ करके इसलिए कि जब तक इनको दबा के नहीं रखा जाएगा तब तक हमारी हुकूमत नहीं चलेगी। तो राजनेताओं का भी यही है कि जब तक वो आम जनता को दबा करके नहीं रखेंगे तब तक उनके पीछे नहीं चलेंगे लोग। उनका जो है ये उनकी व्यवस्था है, वह सोचते हैं कि हम सबों को शिक्षित भी ना होने दें प्रॉपर वे में, सही में। इसलिए बदलाव नहीं आ पा रहा है, अपेक्षित बदलाव थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन जो आज़ादी के इतने वर्ष बाद हम लोग देख रहे हैं, अब बताइए भला कि इतनी लंबी अवधि गुजर गई है तब तक भी हम सबको शिक्षित नहीं कर पाए हैं। तो यह हमारा दुर्भाग्य है। यह नीति निर्धारण कर्ता के ऊपर बिल्कुल निर्भर करता है कि वे अच्छी नीतियां बनाएं और सबको शिक्षित करें। तो ये नहीं हो पा रहा, इसीलिए राजनेताओं को तो है कि किसी न किसी प्रकार मुझे गद्दी पे बैठना है और फिर गद्दी की सुरक्षा में लगे रहना। बस गद्दी की सुरक्षा में लगे रहना। लाल कारपेट आपका ही है, आपके परिवार का है ना? बिल्कुल ठीक। तो अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, हमने कहीं पढ़ा था या बच्चों को पढ़ाया भी था, लॉज इन इंडिया आर नॉट लाइक नॉट रिस्पेक्टेड। कहने का मतलब कानून जो हिंदुस्तान में पसंद नहीं करते लोग, उसको रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जहाँ लिखा होगा यहाँ पेशाब करना मना, लोग वहीं पेशाब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि पब्लिक प्लेस में कोई सिगरेट नहीं पिएगा, है ना? लेकिन आप बाहर यहाँ निकलिए तो कभी गांजा का नाक गंद में नाक घुसता है, कभी स्मैक का, कभी सिगरेट का। तो इसका मतलब है कि यहाँ आसपास में सब बिक्री होता तभी तो मिलता है। गलियों में मैं देखता हूँ कि बाहर है ना दरवाज़ा बंद है, जैसे नहीं सिनेमा हॉल का खिड़की की तरह, हाथ घुसाओ, इधर से पैसा उधर से कुछ पुड़िया आता है ना? और कई जगह दिख रहा है। इसका मतलब एक सब मिली वक्त है, चलो एक समाज को ऐसा बनाओ, मतलब आगे बढ़ा करने की जरूरत नहीं है ना। छोटे छोटे बच्चे उसके हाथ में ड्रग्स लगा दिए गए, ये क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना हमने देखा है क्या? कभी नहीं ना। अच्छा, दूसरी बात,
जैसे आप यहाँ जमात देखेंगे, ढेर सारे लोग हैं, वो या तो हाजीपुर से हैं या बेगूसराय से या समस्तीपुर से हैं। माँ कहीं बर्तन पोछा करती है, जैसे अपने घर में देख रही हैं, बाप कहीं मिस्त्री का काम करता है, बच्चा नहीं बिल बिलाता रहता है ना। अब वो एक जनरेशन को, जैसे कि मैं एक बार मैं किसी बच्चे को पकड़ा था, वो भागा उसके, है ना। उसके बाद किसी ने कहा झगड़ा उगड़ा हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हमको नहीं दिखता है। और मैं भी उसको वीडियो में लाना चाहता हूँ ताकि भाई जो NGO वगैरह उसको पकड़ के पढ़ाओ, या क्या उसका किस्मत नहीं कि उसको भी वही पढ़े, और मजबूरी है कि माँ बर्तन मस्ती है और बाप मजदूरी का काम करता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, मैं ये भी देखा हूँ कि TV में दिल्ली दिल वालों का है ना, लाइक दैट, लेकिन अभी 3 साल में तो मुझे नहीं, एक भी नहीं मिला, है ना। अच्छा, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि दिल्ली जो हम देखते हैं TV में और दिल्ली जो दिखता है मुझे उत्तम नगर में, एकदम अंतर है। एक रियल लाइफ है, दूसरा रियल लाइफ है। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में कहीं ना कहीं सीमेंटेशन होनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि मतलब आने वाले समय में आपस में ही लोग लड़ेंगे, है ना। लड़ेंगे ही नहीं, जैसा अभी भाषा को लेकर के महाराष्ट्र में हुआ ना। अच्छा, एक सवाल और है, मैं पूछना भूल, अमेरिका में पहले बच्चे टीचर को गोली मार देते थे क्योंकि वहाँ उपलब्ध था, यहाँ पे वहाँ तो ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में भी शुरू हो गया। हाल फिलहाल आपने सुना होगा, क्लास 9 के बच्चे ने 10 वाले को चाकू मार के जान से मार दिया और एक टीचर को चाकू मार के जान से मार दिया। ये कैसा कल्चर डेवलप हो रहा है हमारे स्कूलों में? क्या इसका कोई समाधान दिख रहा है आपको? नहीं, समाधान तो देखिए, अभी आपने कहा कि कानून के प्रति सम्मान नहीं है हाँ, लोगों में, हाँ, यहाँ भी आप दिल्ली में हाँ, महसूस कर रहे हाँ, हैं, हाँ, केवल बिहार की बात नहीं वो है। तो जनरली है ना, हाँ, लेकिन इंडिया की बात कर हाँ, रहा हूँ। अगर भारत में कानून के प्रति सम्मान नहीं है, हाँ, तो यह सम्मान भय से बनता है। हाँ, अगर हम लोग नैतिकता की बात करें तो नैतिकता बहुत ऐसी चीज़ हो गई है जो अब बड़े बड़ों में अब मिलती नहीं है, मुझे तो ये लगता है। तो अब आप सामान्य जन से अगर नैतिकता की उम्मीद करेंगे तो वो तो दूर की कौड़ी हो गई, उस वह व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है। तब है कि वो भय से कानून का सम्मान करते हैं। क्यों आप मान लीजिए कि कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता है तो उस पर क्यों आप लगाते हैं वो जुर्माना? जुर्माना लगाने का मतलब यही है कि उसमें भय पैदा करना है कि अगली बार अगर पकड़े जाएंगे तो और जुर्माना लगेगा, तो जिससे वो रुक जाए। अब मान लीजिए कि बाइक पे चल रहा है आदमी और हेलमेट नहीं लगा रहा है, फुल शू नहीं पहन रहा है, तो अब हेलमेट लगाना जरूरी है उसके सेफ्टी के लिए जो चढ़ रहा है, लेकिन उसकी चिंता पुलिस कर रही है कि आप भाई हेलमेट लगाओ, नहीं लगाओगे तो हम इतना जुर्माना करेंगे। तो आपको यह जब आप चला सकते हैं तो बाकी चीज़ों के लिए भी तो आपको एक प्रेशर बनाना है कि कानून को लोग माने ही। कानून नहीं मानते हैं तो उसके लिए आपको जो भी करना होगा वो करना चाहिए। अगर आप मतलब सरकारी तंत्र हमारा ये मजबूत हो जाए और मनवा ले कि कानून है उसका पालन करना अनिवार्य है, वरना आपको ये भुगतना पड़ेगा, तो शायद उसके बाद ये चीज़ें कम हो जाएं। लेकिन सरकार का इस पे ध्यान कहाँ है? आपने बिहार में भी देखा है, शराबबंदी तो है, घोषित शराबबंदी है, लेकिन हर जगह आपको छोटे छोटे बच्चे, जैसा आपने बताया दिल्ली में आप देख रहे हैं, मैं बिहार में भी गांव में देख रही हूँ कि वो ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं, वो पाउच वगैरह क्या कहाँ देसी शराब बनवाते हैं और उसके गार्जियन उसको डिलीवरी बॉय का काम देते हैं, वो पहुँचाते भी। मैंने ये आंखों देखी बात कही है। तो अब सवाल है कि अगर आपने कानून बना दिया, केवल प्रावधान लिख दिया, उस लिखे को कोई नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको आपको सरकारी तंत्र को ही इसमें लगना पड़ेगा। और जब जनरेशन हमारा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, सारा नशे का आदी हो जाएगा, चाकू छुरा ही चलाने लगेगा वास्तव में, तो मैंने तो खुद देखा है कि एक 9वीं क्लास का छात्र जो है हमारे यहाँ हमारे कैंपस में एक को शूट कर दिया था, यह भी घटना मैंने देखी है। तो सवाल है कि ये होने लगा है और इसको भी रोकने के लिए तो अवैध हथियार वो लोग रखते हैं, ये भी तो बात है। अवैध हथियार आते कहाँ से? अगर शराब बनती है तो शराब अवैध है, वो नहीं बनाने का लाइसेंस है, तो आता कहाँ से है? तो भाई आप स्रोत को बंद करने का सोचिए ना। स्रोत आपका बंद नहीं होगा तो वो तो नीचे आता रहेगा पानी बह बह करके, तो ये दिक्कत है। तो कानून का सम्मान कहाँ से होगा अगर आपने छोड़ दिया है, केवल कानून बना करके छोड़ दिया? तो उससे तो मुझे नहीं लगता कि हमें वो चीज़ हासिल होगी जो हम करना चाहते हैं। केवल ये फॉर्मेलिटीज़ है कि हमने बना दिया, हमने ऐसा कर दिया, आप लोग उसको फॉलो करें नहीं करें। तब तो बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन रोज़ घटनाएं घट रही हैं, दुर्घटनाएं घट रही हैं, तो ये तो ऐसे होने वाला तो मुझे नहीं लगता है। नहीं, एक सीधा हिसाब है। अंग्रेज के समय कहीं गलती होती थी तो एक गलती करता तो पूरे गांव को पीटता था ताकि दोबारा गलती नहीं हो।
आप सुधारना चाहते हो, ज़्यादा नहीं 15 दिन वहाँ डंडा चलाओ, डंडा भाजो ना, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जरूरी है, राड़ंग रंग पर पवित्रंग वाली बात होती है ना। एक सीधा कहावत है ना, ऐसे पहले मुलाकात फिर बात उसके बाद लात, ये एकदम कारगर है। मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगी हाँ, ये। कि एक गलती करे और पूरे गांव को पीटा ये जाए। मैं अंग्रेज के टाइम की बात बता ठीक रहा है, हूँ। लेकिन मेरा मत ऐसा नहीं है। मेरा मत ये है कि जो गलती करे और जिस तरह की गलती करे उसके लिए सजा का जो प्रावधान है बस, लेकिन उसको लागू करिए। लागू कैसे करेंगे? वहाँ पे फिर देखेंगे ये हमारा भाई है, हमारा भतीजा है, ये हमारा पार्टी वाला है, तो है ना? इससे नहीं काम चलेगा, उसको लागू करना पड़ेगा, तभी जा करके उसमें वो कुछ सुधार होने चलिए, लंबा समय है, हो सकता है समय इज द बेस्ट, टाइम इज द बेस्ट टीचर, वो अपने आप लोगों को ठीक कर देगा। और आदमी अपने सब जब लगता है ना, इफ़ यू लव टाइम, टाइम विल लव यू, इफ़ यू किल टाइम, टाइम विल किल यू। सिचुएशन वही है। अभी क्या होता है, किसी न किसी तरह से कोई मैनेज कर लेते हो, डरा करके धमका करके काम चल जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि एक सीधा सा हिसाब है कि हमारे लाइफ का अपना हमारा फंडा है ना, जो हमने लाइफ को टैग लाइन बना रखा है। एक तो कभी कॉलेज के ज़माने में था, मैं शायद इसमें शाखा पद्धति में, कायर न बनो वीर बनो, देश के लालो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। वो सारे के सारे मुर्द जात पैदा कर रहे हो, जो माथा एकदम झुका झुक के चलता है। आज़ाद हिंदुस्तान में माथा नीचे करके आँख से आँख नहीं मिला पाता है, तो उसको तो ख़त्म करो, कम से बोलो तो आवाज़ उठाओ। दूसरा है, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ है ना हमारा एक टैग लाइन जो है, मैं उत्तम नगर में रहता हूँ। उत्तम नगर पूरा तो पूरे हिंदुस्तान का तो नहीं कर सकता, जितना सकता है जो हमारी कैपेसिटी है, कोशिश करते हैं और काम करता है। ऐसा नहीं कि एकदम 100% जीरो हो जाता, हाँ, लेकिन मेजॉरिटी होती है वो विरोध करता है। विरोध करना इसलिए करता है कि वो लगता है कि ये क्यों आ गया। ये हमारे से मैंने जैसे जापान में होता है, ऐसे भी नई चीज़ों को लोग जल्दी स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। जैसे जापान में आप हाथ उठाते, हाथ खींचते हैं, यहाँ लोग पैर खींचता है, इतने का फर्क है ना। जापान की एक घटना में बता रहा है कि एक संत एक बार कहीं जा रहे थे गाड़ी में, बोले कैसा देश है, यहाँ फल नहीं मिलता। एक जापानी सुनने के बाद स्टेशन आई, उसके एक टोकरी फल ला के दे दिया। उसके बाद सुनो, एक प्रॉमिस, गिव मी ए प्रॉमिस, नेवर टेल इन इंडिया दैट जापान में फल नहीं मिलता है ना। तो उस तरह की बातें हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता, है ना। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे उत्तम नगर एरिए में, जो खास करके कोई मेट्रो के पास खड़ा होकर पेशाब करता है, क्यों? इसका मतलब कहीं से सुलभ शौचालय नहीं है ना। कोई भी आदमी जानबूझ के तो नहीं करेगा। या दूसरे जगह दुकान वगैरह में आसपास में भी आप देखेंगे, दुकान तो जरूर है लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ का ये बातें करने का मतलब है कि जो कंसर्न आदमी, इसको देखो, ध्यान देखो। आने वाले समय में ऐसा नहीं कि आप भागते रहो, आगे पीछे लोग भागेगा, जैसे सिनेमा में दिखाई देता है ना। ये भी होगा, ये तो निश्चित होगा, नहीं होने का सवाल नहीं होता। चलिए, हमने लंबा बात किया, पता नहीं टू द पॉइंट किया है नहीं किया, जो दिमाग में आया लिख के रखा नहीं था, जो मन में आया बक दिया। और बखी क्या दिया, भाषा ऐसा ही होती है ना। और कुछ लाइन जैसे कि यहाँ आपके थ्रू मैं टीचर हूँ, उन माओं को बोलता हूँ, उन पिताओं को, बच्चों से इतना प्यार नहीं करो, इतना कंफर्ट जोन में नहीं रखो कि एकदम बेकार हो जाए। स्कूल में पढ़ता है, चर्बी यहाँ से लटकता है, वहाँ से लटकता है, बहुत आप माँ हो, आप कमज़ोर हो, फिर भी उसका स्कूल बैग ढोते हो, बढ़िया है कि उसके कंधे भी दो ताकि कंधा उसका मजबूत हो, है ना। दूसरी बात, एक घटना मैं जिक्र करता हूँ, उसका बंद कर दूंगा इसको। एक हमारे मित्र थे अकाउंट्स ऑफिसर, उसने एक बार मेरे से पूछा कि सर, हमने बच्चे को सब कुछ दिया, फिर भी हमारा बच्चा कंपार्ट क्यों हो गया? तो हमने क्या क्या दिया? ट्यूशन दिया, फीस दिया, ये दिया, अग्रम दिया, बगरम दिया। हमने शाम को समय दिया था क्या? तो नहीं दिया। शाम को क्या करते थे? या तो बगल में बैठ के बात कर रहे हो, टीवी देख रहे होगे, या ताश खेल रहे होगे, या चढ़ा रहे होगे। हाँ, तो हम लोग नहीं, ऐसे बच्चा नहीं पढ़ेगा। इसीलिए मैं हर गार्जियन को कहता हूँ, आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखो, शाम को आपका बच्चा जो पढ़ने बैठता है तो आप थोड़ी देर दूर में ही बैठ के बैठिए, ताकि देखिए वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा हेल्प करेगा उन बच्चों को पढ़ने के लिए। और एक घटना में यहाँ जलंधर की बात कर रहा हूँ, जिससे आपने बताया ना, जन सेवा से गया, उस ट्रेन में आदमी उतरता नहीं, खाली चढ़ता ही जाता है। जैसे उस स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो वहाँ आदमी बोलता है बिहार आ गया, बिहार आ गया। उसके बाद एक गाड़ी खुली, बोलता है बिहार चला गया। तो ये सिचुएशन है ना। चलो भाई, जो भी हो, जैसे भी हो, यहीं पे मैं इसे ख़त्म करता हूँ। फिर कभी मौका मिले तो और भी बातें करेंगे। ये तो एक्सटेम्पोर है जो दिमाग में आया। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। चलो, आपका धन्यवाद ज़्यादा है ना। नहीं, आपका भी।